नमस्कार। नमस्कार। आज आप सबके समक्ष पुनः एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुई हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय और अर्पण कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पुनः एक धन्यवाद अर्पण जी, धन्यवाद अलका जी कि उन्होंने मुझे पुनः एक बेहतरीन कालजयी और भावप्रवण कहानी का पाठ करने का सुअवसर दिया। नमस्कार आलोक जी, अलका जी। पद्मा सचदेव जी की कहानी का पाठ करना मेरे लिए वाकई सौभाग्य की बात है। उन जैसी दबंग लेखकीय मिजाज की कलमकार। आज मैं जिस कहानी का पाठ करने वाली हूँ उसका शीर्षक है कल कहाँ जाओगी। और इस कहानी में 3 महिला पात्र हैं। जो केंद्रीय पात्र है उसका नाम है प्रीतो। वो एक निम्न वर्गीय परिवार से आती है। पिता बढ़ई हैं और बढ़ई कम शराबी ज़्यादा हैं। और जो भाई हैं वो उम्र होते ही भाग जाते हैं पिता की प्रताड़ना से त्रस्त होकर। और उसकी शादी भी एक ऐसे बीमार शख्स से कर दी जाती है जो शादी के मंडप में ही बीमार हो जाता है, दमे से पीड़ित हो जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। उसके जीवन की शुरुआत इस तरह होती है, लेकिन सपने देखने का जो उसका हक है, अधिकार है और उसके व्यक्तित्व का जो अंग है वो उससे नहीं छोड़ता, अंत तक नहीं छूटता। जो दूसरी पात्र है तोशी, ये एक दबंग चरित्र की महिला हैं और अन्याय का विरोध करने वाली एक निडर व्यक्तित्व की महिला हैं। और जब प्रीतो का कोई साथ नहीं देता ससुराल में तो वो उसे बचाती हैं, अपने पास ले आती हैं, सहारा देती हैं और इस सहारे के बदले वो उसे सपने देखने देना नहीं चाहती। वो एक जो द्वंद्व है व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का, वो यहाँ पे दिखता है कि एक तरफ वो मदद कर रही हैं और दूसरी तरफ एक जो इच्छा है कि वो हमारी आश्रित ही बनी रहे, अब स्वच्छंद न हो, उड़े नहीं। वो ये 2 भावनाओं का द्वंद्व यहाँ पे दिखता है। तीसरी पात्र जो मैं शैली में कहानी कही गई है, तीसरी पात्र जो हैं उनका कोई नाम नहीं दिया है लेखिका ने। वो मिसेस आदित्य वर्मा के नाम से ही उनका परिचय है। वो भी एक सीमा तक आगे बढ़कर मदद करती हैं प्रीतो की, लेकिन जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मदद करने की बात आती है तो फिर उनका कदम जो है वो पीछे हट जाता है। और यहाँ भी वो जो द्वंद्व है वो दिखता है हमें, आधुनिकता और पुरातनता के बीच आवाजाही का, जो पिछली कहानी में भी संयोगवश मुझे ऐसा ही मिला था। और साहित्य अकादमी की सदस्यता स्वीकार करते हुए जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, वक्तव्य दिया था, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। और संयोग की बात है कि ये शेर इस कहानी के तीनों महिला पात्रों पर एकदम फिट बैठ रहा है। आप जब कहानी सुनेंगे तो शायद आपको भी लगे कि, या मुझे ऐसा लगा है, आपको भी शायद लगे कि वाकई ऐसी ही स्थिति है। और इस कहानी में पुरुषों का सिर्फ संदर्भ है, केवल रेफरेंस दिया है पुरुषों का, और उसका पुरुषों का इन महिलाओं के जीवन पर प्रभाव आया है, लेकिन एलेबोरेट नहीं हुआ है पुरुषों का चरित्र। और जो पुरुष पात्र हैं वो या पिता हो या भाई हो या पति हो या फुचका वाला हो, जो भी रेफरेंस आया है वो शराबी, भगोड़ा, प्रताड़ित करने वाला, छल करने वाला और स्त्रियों को इनसिक्योर करने वाला, ऐसा दिखाया गया है। कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करके कहानी का पाठ करती हूँ। सारी बातें कहानी में ही कहानीकार ने कह दी हैं। अर्पण जी, कहानी पाठ शुरू करें।
कल कहाँ जाओगी? पद्मा सचदेव। सुबह की पहली किरण की तरह वो मेरे आंगन में छन से उतरी थी। उतरते ही टूटकर बिखर गई थी और उसके बिखरते ही सारे आंगन में पीली सी चमकदार रोशनी कोने कोने तक फैल गई थी। खिलखिलाकर जब वो सिमटती तो रोशनी का एक घना बिंदु आंगन के बीचों बीच लरजने लगता और उसकी बेबाक हंसी से आंगन के जूही के फूल खुलकर अपनी खुशबू बिखेरने लगते। उसका नाम था प्रीत। मैं उसे प्रीतो कहती थी। हुआ यूँ कि मेरी एक बड़ी पुरानी सहेली अपने घर जा रही थी। मेरे पति विदेश गए थे, घर वैसे भी काटने को दौड़ रहा था। सो जब मेरी सहेली ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रीतो को कुछ दिन मैं घर में रख लूँ, तो मैंने फ़ौरन हाँ कह दी। मेरी सहेली का दायां हाथ थी प्रीतो, ये मैं जानती थी। उसके किंडरगार्टन स्कूल के बच्चे उसे तीतो कहकर स्कूल में घुसते और फिर वो उनकी प्रीत आंटी हो जाती। प्रीतो को प्रीत कहलवाने का शौक था। स्कूल से लेकर तकिए के गिलाफ तक का काम प्रीतो के सुपुर्द था। पर जब छुट्टियों में मैडम घर जाने लगी तो प्रीतो को साथ ले जाना उसकी बनिया बुद्धि को ठीक न लगा। मेरी ये सहेली बचपन से ही दबंग थी। एक बार गोलगप्पे वाले से उसका झगड़ा हुआ और मैडम की चप्पल की मार से वो भाग गया था। तब हम सब गोलगप्पों के खोमचे पर टूट पड़ने को ही थे कि मैडम खोमचे वाले की जगह बैठकर प्लेटें सजा सजा कर सबको देने लगी। आनन फानन में गोलगप्पे हवा हो गए। तब उसने इमली के पानी की तुरशी से सी करते हुए बताया, मुआ मुझ अकेली को देखकर आंख मार रहा था। मैंने देसी जूते से वो पिटाई की कि भाग गया। तब से हम उसे मैडम कहते थे। उसका असली नाम ही भूल ही गए, पर मैडम को कोई न भूल सका। उसके प्रस्ताव पर मैं थोड़ी नाखुश भी थी, पर सोचा प्रीतो की रौनक रहेगी। 2 दिन पहले ही मैडम प्रीतो को लेकर मेरे घर आ गई थी। उसको कई किस्म के भाषण पिलाने के बाद जब मैडम ट्रेन पर बैठी तो प्रीतो, जो उसका राई रत्ती संभाल कर देती रही थी, थक कर चूर हो चुकी थी। आते ही जब 2 सैरिडॉन खाकर वो सो गई तो मैंने भी उससे कुछ पूछना ठीक न समझा। दूसरे दिन अभी सुबह न हुई थी, पर घर में चहलकदमी की अपरिचित आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। उन्हें तो मैं किसी तरह से सहती ही, पर जब बाथरूम का पानी धुआंधार बहने की आवाज़ आई तो हिम्मत ने जवाब दे दिया। लोहे की बाल्टी में पूरे खुले नल के गिरते पानी से अधिक शोर शायद कोई नहीं कर सकता। बिस्तर में आंखें मीचे मीचे मैं जोर से चिल्लाई, प्रीतो! जी मैडम। वो जैसे सर पे ही खड़ी थी। खबरदार जो तुमने मैडम कहा मुझे। मैं झल्लाकर उस पर बरस पड़ी तो वो मासूमियत से बोली, तो फिर क्या कहूँ मैडम जी? पहले ये नल बंद करो और तुम मुझे दीदी कह सकती हो। वो मुझसे कब आकर लिपट गई मैं ये जान ही ना पाई। दीदी 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 कहकर उसने सारा घर गुंजा दिया और अपनी इस उदारता से मैं घमंड से फूल उठी। फिर उसके अतीत की चंद पोटलियाँ पल भर में ही मेरे सामने बिखरी पड़ी थी। प्रीतो अकेली बेटी थी, 3-4 भाइयों की अकेली बहन। पर उसका बाप जो बढ़ई से ज़्यादा शराबी था, उसने इसके ज़रा सा बड़ा होते ही इसे नंबरदार के बेटे को ब्याह दिया। उसे पुराना दमा था। इस अन्याय का विरोध कौन करता? उसके भाई शराबी बाप की मार खा खा कर दौड़ने की उम्र आते ही घर से भाग चुके थे और माँ घर की दीवारों जैसी ही एक दीवार थी। भगवान की करनी, सुहाग रात के दिन ही सप्तपदी में अग्नि का धुआं पी पी कर दुल्हे महाशय को दमे का ऐसा दौरा पड़ा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। सुहाग शैया पर बैठी बैठी प्रीतो सोई रही। किसी ने उधर झांका भी नहीं। सुबह लोगों ने कहा, कुलक्षणी ने आते ही पति पर वार कर दिया। पता नहीं नंबरदार के इस नाम का क्या होगा, इसका पांव तो जानलेवा है। तभी हमारी मैडम वहां पहुंच गई और शौहर के मरने से पहले ही उसे अपने घर ले आई। सारे गांव के मुकाबले में वो अकेली ही थी, पर दबंग ऐसी कि उसे देखते ही नंबरदार हुक्का छोड़ उठ खड़ा हुआ। इसी दबंगता की वजह से आज तक उसकी शादी न हो पाई थी। ऐसी ख्याति थी कि पुरोहित भी उसकी जन्म पत्री लेकर कहीं जाने को राजी न होता। सो कुंवारी ही रह गई। प्रीतो की आंखों में तैरते सपने मैडम ने बड़ी आसानी से पोंछ डाले
और शहर में आकर बच्चों का किंडरगार्टन खोल दिया। प्रीतो को जो सहारा मिला तो उसने अपना सारा मन बच्चों में ही लगा लिया। मैडम उसे प्यार भी करती हैं, पर मजाल है जो कभी पता चलने दें। प्रीतो, जिसने शादी से सुहाग सनी भांवरों में शर्मा शर्मा कर पांव रखे, अग्नि के आगे कस्में वादे करते समय पिघलती रही। वो प्रीतो कब तक अनुशासन में रहेगी, इसका भय मुझे बराबर लगा हुआ था। मेरे घर में आते ही जरा सी सहानुभूति उसकी आंखों में फिर से सपनों के संदेशे बुनने लगी। सारा काम हंसते हंसते निपटा लेती और सारा दिन कोई 6 बार कंघी करके महा उबाऊ हेयर स्टाइल बनाती रहती। बिंदी लगाने का उसे बड़ा ही चाव था। एक दिन मैंने कहा, प्रीतो तू बिंदी लगाकर मिटा क्यों देती है? उदास होकर बोली, वो जो मर गया है। पर दीदी, मेरा मन बिंदी लगाने को करता है। मैंने कहा, उससे तेरा क्या वास्ता है, ये कोई शादी थोड़े ही थी। वो उत्साहित होकर बोली, यही तो मैं कहती हूँ, पर मैडम हमेशा टोक देती हैं, कहती हैं लाल बिंदी सिर्फ सुहागिनें ही लगा सकती हैं। तुम काली बिंदी लगाया करो। हाँ दीदी, काली बिंदी तो लगा ही सकती हूँ, और अब उसे मरे 1 साल तो हो ही गया है, अब उसका प्रेत भी मुझे तंग नहीं कर सकता। ये कहकर वो खिलखिला कर हंस पड़ी। इतनी हंसी कि उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। नाक सुकड़कर वो अपने आंसुओं को पोंछते पोंछते कहने लगी, दीदी अगर वो जिंदा रहता तो मैं गांव कभी न छोड़ती। शादी से पहले एक बार उसने रास्ते में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कसम खा प्रीतो, मुझे छोड़कर कभी न जाओगी। मैंने अपने सबसे मीठे आम के दरख्त की कसम खाकर कहा था, कभी नहीं। तभी किसी के कदमों की आहट हुई थी और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उसके घर वाले कहते हैं, हमें पता था ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, हमने तो शादी इसलिए करवा दी थी कि प्रेत बनकर हमें तंग ना करे। मेरा गला उन्होंने काटना था सो काट दिया। मैंने कहा, प्रीतो तू तो अभी 20 की भी नहीं हुई, ऐसी बातें क्यों करती है? तेरी किसी भी बात से नहीं लगता कि तेरी शादी हो चुकी है। ये जोग जो तुमने मैडम की संगति में लिया है, जानबूझकर इसे छोड़ना ही होगा। दीदी, पति को लेकर जो सपने मैं बुना करती थी, उसका राजकुमार ये तो न था। वो सपने बड़ी बेरहमी के साथ मेरी आंखों में से पोंछ दिए गए। अब उस नई स्लेट पर कोई ना कोई रोज आकर मिट जाता है, कोई मूरत बनती ही नहीं। मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, तुम्हें कोई अच्छा लगता है प्रीतो? नहीं, पर जी चाहता है मैं किसी को अच्छी लगूं। हाथ पांव में मेहंदी, मांग में सिंदूर, लाल जोड़ा और सुरमई आंखें, इनके साथ अगर सुहाग होता है तो मेरा भी हुआ था। पर सुहाग तो पति के साथ होता है, और वो तो मैंने देखा ही नहीं। प्रीतो, मैडम का किंडरगार्टन तू ही तो संभालती है, अगर तुझे कोई अच्छा लगे तो क्या सब छोड़ जाएगी? पता नहीं दीदी, पर मैडम क्या ये बात कभी सह पाएंगी? यही तो बात है, मैडम का मुझ पर पूरा भरोसा है। इसी से मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई अच्छा ना लगे। मैडम तो मैडम, बच्चों के माँ बाप भी मुझी पर भरोसा करते हैं। मैडम को तो सबके नाम भी नहीं आते, और फिर अगर एक दिन अपने हाथ से खाना बनाकर ना खिलाऊं ना, तो मैडम तो खाती ही नहीं। कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो भी बनाती हूँ। किसी को भूखा रखना पाप है ना दीदी? मैंने उसकी तरफ देखा, जी चाहा इसे कहूँ, तू भी तो भूखी ही है प्रीतो। पर मैडम आकर मेरे दिमाग की इस नस को दबा गई और मैं मौन हो गई। 2 महीने कब निकल गए पता ही ना चला। बस एक दिन मैडम आई और प्रीतो को लेकर चली गई। जाती बार प्रीतो ने चोरी से मुझसे कहा था, दीदी मुझे भूल न जाना, मैं तो ना आ पाऊंगी पर आप आना, मुझे बुलाओगी ना दीदी? मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और अपने आंसू किसी तरह उसे छुपाकर उसे हौसला दिया। फिर गृहस्थी के ताने बाने को सुलझाती मैं प्रीतो की उलझनों को भूल सी गई। एक दिन भरी दोपहरी में मैं सोने जा रही थी तो मैडम आ धमकी। पहली ही सांस में उसने पूछा, यहाँ प्रीतो आई है? मैं जड़वत खड़ी रही, कुछ उत्तर न सूझा।
जवान जहान लड़की आखिर कहाँ गई? मुझे चुप देखकर मैडम बोली, उसे आग लगी है ये तो मैं जान गई थी। बस गलती एक ही हुई कि उसे मैं सब्जी लेने अकेली भेजती रही। सब्जी की टोकरी में छुपवाकर बिंदी ले जाती थी, उस मरघट के पास जाकर लगाती थी। क्या आग है बिंदी लगाने की? जब भी कलमुही आती देर लगाकर आती। फिर कपड़े इस्त्री करते वक्त, सब्जी काटते वक्त या चपातियां सेकते वक्त कैसे कैसे तो शर्मा कर मुस्कुराती थी पट्टी। मुझे क्या पता था कि इसे क्या मौत पड़ी है, नहीं तो उड़ने से पहले ही पर काट कर फेंक न देती। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पागल न हो जाए। लक्षण सब वही थे। कुछ दिन पहले एक बच्चे की मां ने ना बताया होता तो मुझे कहां पता चलना था। कोई मुआ दर्जी है, सब्जी वाले की दुकान के पास, उसी के साथ भाग गई होगी राण। उसी के साथ आंख मटका कर चल रहा था, उसी के साथ आंख मटक्का चल रहा था। एक बार मिले तो पुलिस में देकर छुट्टी पाऊं। इंस्पेक्टर तिवारी के दोनों बच्चे मेरे ही स्कूल में हैं। मैंने उसकी बातों का परनाला रोकते हुए कहा, मैडम तुम रूखी सूखी लकड़ी हो, अगर वो नागरबेल कहीं सहारा ढूंढती है तो जाने दो उसे खुशी ढूंढ लेने दो। बिफर कर मैडम चिल्लाई, ओ तो ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी ट्रेनिंग में कहाँ गलती हुई है। न तुम्हारे घर उसे रखती न ये नौ बताती। अब मुझे भी ताव आ गया। मैंने भी चिल्लाकर कहा, ये आग मैंने नहीं लगाई, पर यह आग मुझे ही लगानी चाहिए थी। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तुम क्या जानो पुरुष के प्यार के बगैर जिंदगी कैसी रेगिस्तान सी होती है। फेरों की मारी को तुमने अपने अनुशासन के डंडे से साध कर रखा है। तुम जल्लाद हो तोशी, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मोहब्बत की जिंदगी नहीं देखी, कभी देखो तो जानोगी तुमने अब तक क्या खोया है। मैडम झल्लाकर बोली, मुझे फरेब नहीं खाना है मिसेज आदित्य वर्मा। आप घर में रखकर देखिए, अगर तुम्हारे पालतू आदित्य को भी झटका ना दे दे तो मेरा नाम भी तोशी नहीं। दिन रात उसकी इशारेबाजियां क्या मेरी नजरों से नहीं गुजरती? अगर स्कूल की मुसीबत ना होती तो कब की भेज देती उसी गांव जहां से कसाईयों के हाथ से छुड़ा कर इसे लाई थी। शादी करवा दो उसकी, मैंने कहा। हाँ, यही तो करना चाहिए था, और फिर तू भी तो करवा सकती है। मैंने कहा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है तोशी, मैं तो खाली शादी में आ जाऊंगी। चलो चाय पिए, पानी खौल रहा होगा। तोशी बोली, तुम मेरा कलेजा और जलाना चाहती हो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चलो मैडम, तुम्हें रूह अफ़ज़ा पिलाती हूँ। उसके बाद उसका जी थोड़ा हल्का हुआ तो मैंने कहा, मैडम उसकी शादी कर दो। लड़की जवान और भावुकता की मारी है, उसके हालात में एक बार अपने आप को खड़ा करो और सोचो। मैडम बोली, मैं कोई अच्छा लड़का देखकर कुछ कर पाती इसके पहले ही लगता है वो भाग गई। आज दूसरा दिन है। तौबा तौबा, अभी तो शाम की क्लासों के लिए बड़े बच्चे आते होंगे। लो मैं चली। मैडम को गए कई दिन हो गए। उससे प्रीतों के बारे में पूछने का हौसला मैं न जुटा पाई। फिर सब भूल भुला गई। एक दिन शाम के वक्त मैंने दरवाज़ा खोला तो प्रीतो सामने खड़ी थी। पीछे एक लंबा तगड़ा खूबसूरत सा नौजवान। शराब से वीर बहुटी उसकी आंखें, जैसे मेरे भीतर कुछ कपास आ गई। बिखरे बाल और दंभ से भरे चेहरे पर मस्तक उसने मेरी अभ्यर्थना में जरा सा सर झुका भर दिया। प्रीतो ने कहा, यही दीदी हैं। मैं स्नेह से दोनों को अंदर ले आई। कमरे में दोनों को बिठाकर थोड़ा सा मुस्कुराई भी। चाय का पानी चढ़ाने जैसे ही रसोई घर में गई, प्रीतो पीछे पीछे आ गई। हंसकर बोली, कैसा है? मैंने कहा, अच्छा। वो हंसी, फिर बोली, शराब तो रात को पीता है, आंखें हमेशा लाल रहती हैं। होठों के कई बल संवार कर वो हंसने लगी। हंसते हंसते उसकी भरी आंखों को नज़रअंदाज करके मैंने कहा, मैडम को मिली? प्रीतो ने नीची नज़र करके कहा, गई थी, उसने निकाल दिया और कहा दोबारा यहाँ मत आना। प्रकाश, यही आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। थोड़ा ठहर कर बोली, दीदी मुझे पुरानी धोतियाँ देना, ये एक ही धोती है मैडम की थी।
मैंने उसे धोतियों के साथ शगुन के रुपए भी दिए और प्यार से कहा, प्रीतो मैं हूँ, कभी 19-20 हो तो याद रखना। प्रीतो मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। मुझे मालूम था वो गलती कर चुकी है। ये आदमी पति जैसा तो नहीं लग रहा। मैंने उसे जाते भी समय शगुन भी दिया। मैंने उस लड़के को भी शगुन दिया। पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे पाँव छुए। मुझे लगा बेटियां ऐसे ही विदा होती हैं। फिर कुछ दिन बाद मैडम का फ़ोन आया। बगैर भूमिका बांधे उसने कहा, क्या दोस्ती निभा रही हो मिसेज आदित्य वर्मा? कल तुम्हारी वही साड़ी पहने प्रीतो मिली थी जो हमने साथ साथ कॉलेज के मेले से खरीदी थी। कमाल किया तुमने। हाँ, साड़ी दी तो धुआं तक न निकाला कि वो आई थी। देखना कहीं साड़ी से कभी आदित्य को भुलावा ना हो। ये कहकर उसने ठक से फ़ोन रख दिया। आदित्य? मैं चौंकी। ये मैडम कितनी संगदिल है। उसके दूसरे ही दिन प्रीतो फिर आई, पर अकेली। आते ही मेरे पीछे पीछे रसोई घर में आकर बोली, मुझे बैगन की पकौड़ियाँ बना दोगी दीदी? मैंने उसे भरपूर नज़रों से देखा। वह शर्माई और कहने लगी, अभी तो 3-4 महीने हैं। आज वो नासिक गया है तभी आ सकी हूँ। मुझे कुछ पैसे भी दोगी ना? वो तो खाली राशन लाकर रख देता है, एक भी पैसा हाथ में नहीं देता। बाहर से ताला लगाकर दुकान पर जाता है। कभी भुने चने खाने को मन करता है मेरा तो पैसे रात को उसकी पैंट से गिर जाते हैं तो ले लेती हूँ। फिर अचानक खुश होकर बोली, वहाँ ना एक खिड़की है दीदी, जिसमें से कूद कर मैं कभी कभी निकल जाती हूँ। पर एक दिन पड़ोसिन ने उसे बता दिया था। उस रात उसने मुझे बहुत मारा। मैंने उसकी ओर बिना देखे पूछा, कोई शादी का कागज़ है तुम्हारे पास? बोली, नहीं, शादी तो मंदिर में हुई थी। पैसे लेकर प्रीतो चली गई। 3-4 बरस उसका कोई पता न चला। एक दिन मैडम ही कहीं से खबर लाई थी कि उसका पति उसे बहुत मारता है। एक दिन देवर ने छुड़ाने की कोशिश की थी, सो उसे भी मारा और प्रीतो को घर से निकाल दिया। वो तो पड़ोसियों ने बीच बचाव करके फिर मेल करा दिया। मैं थोड़ी दुखी हुई। फिर सोचा, बच्चे हैं, बच्चों के सहारे तो औरतें रावण के साथ भी रह लेती हैं। कल बड़े हो जाएंगे, उनके साथ प्रीतो भी बड़ी हो जाएगी। वक्त बढ़ता रहा। रोज़ सुबह भी होती, शाम भी। बच्चे स्कूल जाते, घर आते। आदित्य भी और मैं भी ज़िंदगी के ऐसे अभिन्न अंग बन चुके थे कि उसी रोज़ के ढर्रे में ज़रा भी व्यवधान आता तो बुरा लगता। अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी दुनिया दिखाई देती। न वहाँ कहीं प्रीतो होती, न उसका वो मरघट पति। इसी तरह एक शाम आई, साथ लाई कुछ मेहमान। आदित्य बाजार से कुछ सामान लाने गए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो एक अजनबी औरत अपने फूल से 2 बच्चों को थामे खड़ी थी। मैंने सोचा किसी का पता पूछना चाहती है। मैंने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो वो मुस्कुराई। होठ मुरझाए से थे तो भी मुस्कुराहट पहचान लेने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। मैंने कहा, प्रीतो। वो बच्चों की उंगलियां छुड़ाकर यूं लिपटी जैसे इस भरी दुनिया में उससे पहचानने वाली सिर्फ मैं अकेली थी। मैंने उसे छुड़ाते हुए कहा, प्रीतो, घर में मेहमान है, आओ अंदर चलो। उसे बिठाकर मैंने बच्चों को दूध और बिस्कुट दिए। उन्हें खाता छोड़कर प्रीतो मेरे पीछे पीछे आ गई। बगैर भूमिका बांधे उसने कहा, दीदी वो चला गया है दुबई, घर भी किसी और को दे गया, सिर्फ आज रात मुझे रह लेने दो। मैंने कहा, प्रीतो, ये मेहमान आज ही आए हैं और तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, फिर बच्चे भी हैं। प्रीतो ने कहा, इन्हें लेकर ना मैं बरामदे में सो जाऊंगी। कल सवेरे यहीं मैंने किसी से को मिलना है, वो मेरा इंतज़ाम करने वाले हैं कुछ। मैडम मुझे किसी आश्रम में भेजना चाहती हैं, बस कुछ दिन की बात है। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा,
तो मैडम के घर क्यों नहीं गई? वो कभी भी नहीं रखेंगी दीदी, और फिर मैं आश्रम नहीं जाना चाहती। पर क्यों? अगर कभी इनका बाप आया तो? मैंने कहा, अगर उसने आना होता तो जाता ही क्यों? उसने कहा, बस कुछ दिन इंतज़ार करूँगी, कुछ दिन की बात है दीदी। मेरी आंखों के आगे आदित्य का चेहरा घूम गया। मैडम की कही हुई बात भी याद आई। जो उन्होंने कहा था वो भी मुझे याद था। एक रात उनकी मर्जी के बगैर भी रख सकती थी, पर प्रीतो को ये पूछने का साहस उसमें न था कि कल कहाँ जाओगी। ये मैं जानती थी, सिवाय मैडम के उसे कोई आश्रम जाने को राज़ी न कर सकेगा। यही एक लम्हा था। अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो उसके जाने का कल न जाने कब आता। मैंने अपने अंदर के इंसान का गला दबाया और कहा, नहीं प्रीतो, यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। ये लोग हमारे जेठ की लड़की देखने आए हैं। लड़की कल दिल्ली से आएगी। ऐसे नाजुक रिश्तों के दौरान मैं घर में कोई अनहोनी नहीं कर सकूंगी। तुम पैसे लो। अगर कल सवेरे यहाँ किसी को मिलना है तो टैक्सी में आ जाना। अब तुम जाओ। मैंने उसके दोनों बच्चों को उंगली से लगाया। दरवाजे के बाहर जाकर चौकीदार से टैक्सी मंगवाई और बच्चों के साथ प्रीतो को बैठते देखा। उसकी पसीने से तर हथेली में कुछ नोट खोस दिए। टैक्सी को जाने का इंतज़ार किए बगैर घर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। ये दरवाज़ा मैंने प्रीतो के लिए बंद किया था या अपने लिए, ये जान न पाई। रात भर मुझे चौराहों के ख्वाब आते रहे। फिर कई दिन मैं दीवारों से पूछती रही, कल कहाँ जाओगी, कल कहाँ जाओगी, कल कहाँ जाओगी। इसी के साथ कहानी का पाठ इसी बिंदु पर ख़त्म हो जाता है। जी, बेहद भावप्रवण कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस लाइव में शरीक होने के लिए और कहानी का पाठ सुनने के लिए। बहुत ही मार्मिक कहानी है और पढ़ते वक्त भी काफ़ी। अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और इतनी सुंदर एक कहानी सुझाई पढ़ने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी का वाचन सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ लाइव समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।